दोस्तों तो अब समय है अपना लोग का पढ़ने का समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। आज का दूसरा लेसन होगा, मतलब दूसरा अध्याय 2 चलेगा। आप लोग के पास बुक होगा ही ये वाला बुक, समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा प्रश्न पत्र 2। दोस्तों इसी के आधार पर पढ़ेंगे, तो आप लोग थोड़ा भी इधर उधर मत घबराइए। राजस्थान और एमपी का लगभग मैंने सिलेबस देख लिया है, बिल्कुल मैच करता है, तो आप लोग थोड़ा भी मत घबराइए। उसमें सबसे पहला चैप्टर है राजनीति एवं भारतीय शिक्षा, जिसका 1 डे आप लोगों को कंप्लीट कर दिए हैं, जिसमें आप लोगों को बताए थे शिक्षा क्या होता है, शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, शिक्षा की आर्थिक अवधारणा बताइए, ये सब चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे आर्थिक विकास में शिक्षा का क्या योगदान होता है, आर्थिक विकास क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इतना चीज़ आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा भी इधर उधर मत होइए। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों के अटैच में कोई भी भाई या बंधु या बहनें हैं तो उनको ज़रूर शेयर कीजिए ये वीडियो, ताकि वे लोग भी हमारे साथ जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइबर अपना लोग का टारगेट 300 प्लस हो जाए। चलिए तो अब अपना लोग देखेंगे आर्थिक विकास में शिक्षा का योगदान। शिक्षा का आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। वह व्यावसायिक कुशलता प्रदान करता है, उपयुक्त मानवीय संसाधन उपलब्ध कराता है, सामाजिक व सांस्कृतिक बाधाएं दूर भी करती है, आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करती है, निर्धनता व जनसंख्या के अवरोध को दूर करता है। तो शिक्षा का जो योगदान होता है हमारे आर्थिक विकास में, वह बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है। अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग बारी बारी से पढ़ लेते हैं, ताकि अच्छा से हम लोग समझ सकें। तो देखिए क्या होता है कि शिक्षा आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करती है, वह व्यावसायिक कुशलता प्रदान करती है। अरे भाई जूम हो गया, ओ माय गॉड, थोड़ा सा बड़ा, चलिए। देखिए, व्यावसायिक कुशलता प्रदान करता है, उपयुक्त मानवीय संसाधन उपलब्ध कराता है, सामाजिक व सांस्कृतिक बाधाएं दूर करती है, आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करता है, निर्धनता व जनसंख्या के अवरोध को दूर करता है। इतना ही नहीं, इसके बाद वह शिक्षा को भी उत्पादक माना जाता है। आर्थिक विकास में क्या किया जाता है, आर्थिक विकास में शिक्षा को उत्पादक माना जाता है। जो सरकारें जितना शिक्षा पर व्यय करती है, उतनी ही तेजी से उन देशों का आर्थिक विकास होता है। जिस देश का सरकार जितना ज़्यादा शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं, मतलब जितना ज़्यादा शिक्षा पर पैसा लगा रहे हैं, उस देश का विकास भी उतना ही अधिक तेजी से हो रहा है। जैसे में देखिए, पश्चिमी देशों ने शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी के कारण उच्च आर्थिक विकास और जीवन स्तर प्राप्त किया है। पश्चिमी देशों में शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के कारण उच्च आर्थिक विकास और जीवन स्तर प्राप्त किया है। भारत में भी ज्यों-ज्यों शिक्षा के क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, त्यों-त्यों आर्थिक विकास की भी रफ्तार बढ़ रही है। आज से 50 साल पहले हमारे भारत का इतना विकास नहीं हुआ था जितना अब तक हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि अब हमारे भारत में भी शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है, मतलब पैसा लगाया जा रहा है। अब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे कि आर्थिक विकास क्या होता है, इसलिए मैंने आर्थिक विकास को यहाँ पर अच्छा से लिखा है कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। एक दीर्घकाल मतलब एक लंबा समय। इसमें क्या होता है, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होता है कि जैसे किसी देश का औकात कितना है, मतलब किसी औकात तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब समझिए अर्थव्यवस्था। अगर अर्थशास्त्र आप लोग 10वीं में पढ़े होंगे तो अर्थव्यवस्था समझते होंगे। उसकी वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। वहाँ के लोग कुछ ना कुछ ऐसा योगदान करते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ काम करते हैं जिससे क्या होता है कि उसके देश के पक्ष में होता है। इसलिए बोलते हैं टैक्स वैक्स भरा कीजिए। आप लोग कहाँ से भी भरिएगा, कमाते ही नहीं है तो भरिएगा। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक को 2 भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या? आर्थिक कारक और एक होता है सामाजिक कारक। 2 भाग होते हैं, एक आर्थिक कारक होते हैं, एक होते हैं सामाजिक कारक। अब आर्थिक कारक में देखिए, आर्थिक कारक में निम्नलिखित तत्व आ जाते हैं। जनसंख्या आ जाते हैं आपका, इसके बाद प्राकृतिक साधन आ जाते हैं, पूंजी आ जाता है, इसके बाद वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति आ जाते हैं, पूंजी का उत्पादन एवं उसका अनुपात आ जाते हैं, संगठन और व्यवस्था आ जाते हैं। अब इन सब चीज़ में हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक साधन का क्या प्रभाव पड़ता है, पूंजी का क्या प्रभाव पड़ता है। इन सारे चीज़ों को हम लोग अब बारी बारी से यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, जनसंख्या का क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि ने विश्व के आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। आज जनसंख्या के कारण ही विश्व का जितना भी आर्थिक, अरे आप लोग को अच्छा से नहीं दिख रहा है क्या? चलिए अब दिखेगा। देखिए, जनसंख्या क्या करता है कि जनसंख्या वृद्धि ने विश्व के आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। मनुष्य आर्थिक क्रियाओं का साधन है।
मनुष्य क्या है? आर्थिक क्रियाओं का साधन है। आज पैसा है तो सब चीज़ है, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। जनसंख्या वृद्धि से प्रत्येक मनुष्य का उत्पादन कम होता जाता है तथा जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव प्राकृतिक साधनों पर भी पड़ता है। जनसंख्या के अधिक होने पर देश की पूंजी एवं साधन बढ़ जाते हैं, उसका प्रयोग उचित प्रकार से नहीं हो पाता है। आज अगर हमारे देश में 30 करोड़ रुपया बांटने के लिए आया, ठीक 30 करोड़ बांटने के लिए अगर सरकार से कहीं फंड आया, तो हमारे देश की आज आबादी कितनी है? 135 करोड़, लमसम 135 करोड़ के आसपास है। कहाँ गया पैसा? पैसा गया कहाँ? तो हमारा जनसंख्या इतना तेज है कि हमारे पास आते आते वो पैसा कितना बच जाता है? 1000, 2000 इतना बच जाता है। इसके बावजूद आप लोग देख, प्राकृतिक साधन जैसे कोयला होता है, कोयला का अगर उपयोग हो रहा है तो पहले एक घर में 2 बच्चे थे तो 2 के लिए हो रहा था, तो कम लगता था ना। अभी एक घर में यदि 10 बच्चे हो गए हैं तो 10 के 10 पे किया जाता है। इसलिए जनसंख्या पर कंट्रोल करना चाहिए। कई सारे कानून भी बने हैं, अभी भी पालन नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ तक लगता है आगे जाकर के पालन होगा। इसके बाद प्राकृतिक साधन। आर्थिक विकास के लिए श्रम की भांति प्राकृतिक साधन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास के लिए श्रम के भांति प्राकृतिक साधन भी महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था का उत्पादन उसकी मिट्टी, जंगल, खनिज पदार्थ, पानी की स्थिति, गुण, मात्रा पर निर्भर होता है। नए नए प्राकृतिक संसाधनों को खोज कर उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सकती है। पहले क्या होता था? बिजली केवल पानी से उत्पन्न किया जा सकता है। अब क्या किया जाता है? कोयला से भी उत्पादन किया जाता है, हवा से किया जाता है। ये सब क्या है? प्राकृतिक की देन है। प्राकृतिक के कारण ही आज हमारा जो होता है वह आर्थिक विकास बढ़ रहा है। तो अब तो उतना खर्च नहीं किया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारे देश का आर्थिक विकास, आर्थिक पूंजी बचती है, जिससे आर्थिक विकास बढ़ता है। पूंजी का भी प्रभाव पड़ता है। पूंजी का क्या प्रभाव पड़ता है? पूंजी आर्थिक विकास का आधार होता है। आर्थिक विकास का आधार होता है। क्या होता है? पूंजी। औद्योगिकीकरण, परिवहन के संसाधनों के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी के अधिक से अधिक प्रयोग से उत्पादन की नई नई विधियां का प्रयोग संभव होता है और नए नए साधन प्राप्त किए जा सकते हैं। पूंजी निर्माण के लिए बचत की आवश्यकता होती है। पूंजी तभी बन सकता है जब बचत किया जा सकता है। अगर आज कोई 20,000 रुपया कमा रहा है तो सॉलिड 10,000 बचा रहा है, तभी उसका विकास हो सकता है और अपने देश के लिए भी कुछ कर सकता है। ऐसे गलत बोल दिए 20,000 में कुछ नहीं होने वाला है, कम से कम 40,000 कमाओ भाई। चलिए इसके बाद देखते हैं वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति। क्या होता है कि वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति से उत्पादन की नई नई विधियों का ज्ञान होता है, जिससे पूंजी प्रधान उत्पादन विधियों का क्षेत्र बढ़ जाता है। अतः वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति ने मानव समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्वों में किसी देश के वैज्ञानिक तथा प्राविधिक कारण भी प्रभाव डालते हैं। जिस प्रकार देश में इन तत्वों का स्तर ऊंचा होता है, वहाँ विकास की गति तीव्र होती है तथा वैज्ञानिक एवं प्राविधिक साधनों के स्तर द्वारा भी किसी राष्ट्र की स्थिति का मूल्यांकन किया जाता है। देखो भाई, यह विषय इतिहास की तरह है, इसको आप लोग को रीडिंग देना ही पड़ेगा, या नहीं तो इसका शॉर्ट नोट आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम देते रहते हैं, टाइम पर आप लोग वहाँ से लिखते रहिएगा। नहीं तो अगर ऐसे पढ़ना है तो आप लोग ऐसे ही रीडिंग देते रहिए और पढ़ते रहिए। अब हम लोग चलते हैं सामाजिक तत्व पर, सामाजिक कारक पर। ये दोनों भी इसी प्रकार से है, पढ़ लीजिएगा। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व में सामाजिक तत्व आर्थिक विकास के लिए सामाजिक वातावरण तैयार करती है। सामाजिक तत्वों में मनोवैज्ञानिक बातों का स्थान रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं निर्धारक तत्वों की प्रधानता अलग अलग देशों की स्थितियां वहाँ के वातावरण पर निर्भर करती है। प्रत्येक देश का आंतरिक वातावरण, वहाँ की जनसंख्या, प्राकृतिक वातावरण, पूंजी एवं अन्य साधन, वैज्ञानिक तथा तकनीक, प्रगति, संगठन एवं व्यवस्था, सामाजिक आधार इत्यादि निर्धारकों पर आधारित होता है। यही सब था सत्यनारायण भगवान की कथा में। आप लोग को अच्छा लगेगा तो देखिए, नहीं लगता है तो आप लोग ये वाला किताब पढ़िए, या नहीं तो कल से हम इसका शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करेंगे। आज लेट हो गया था, हम सोचे कुछ तो अपलोड करना चाहिए तो मैंने अपलोड कर दिया है। अब कल आप लोगों को इसका आर्थिक विकास में शिक्षा का योगदान पढ़ाएंगे। अच्छा चैप्टर भी है इसमें, लेकिन आगे जा कर के मिलेगा। चलिए तब तक के लिए बाय, टाटा। आप लोग घर पर सेफ रहिए, लॉकडाउन भी लगने वाला है तो आप लोग घर पे ही रहिए, सेफ रहिए। कोरोना भी बढ़ रहा है, मास्क हमेशा यूज कीजिए। थैंक यू।